हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भाई यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं समास यानी कि कंपाउंड के बारे में। तो क्या है समास? देखिए, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे राजा का पुत्र, इसे हम राजपुत्र भी कह सकते हैं। ऐसे कहने पर अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु शब्द संक्षिप्त हो गया। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अब समास जान लिया, समासिक पद क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए, समास के नियमों में बने हुए शब्द को ही सामासिक शब्द कहते हैं, इसे समस्त पद भी कहते हैं। अब समास विग्रह क्या है? सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राम और लक्ष्मण, यह राम लक्ष्मण समस्त पद का विग्रह है। इसके बीच में और लगा दिया और इसका विग्रह कर दिया। तो चलिए आप जान लेते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। पहला अंतर है संधि दो ध्वनियों का मेल है। संधि में उच्चारण के नियमों के अनुसार कहीं एक ध्वनि में तो कहीं दोनों ध्वनियों में परिवर्तन होता है। कभी कभी दोनों ध्वनियों के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे रमा जमा ईश रमेश, वी जमा सम विषम, वाग जमा जाल वागजाल आदि। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का रूप नहीं बदलता, बल्कि उनके बीच की विभक्तियों तथा अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। संधि का विच्छेद किया जाता है, जबकि समास का विग्रह। जैसे इत्यादि, इति जमा आदि, ये विच्छेद है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये विग्रह है। और शब्द निर्माण प्रक्रिया में पहले समास का नियम लागू होता है, बाद में संधि का। विद्यालय शब्द को देखें। विद्यालय का आल्य समास के नियम से का लोप हुआ, विद्या जमा आल्य रूप बना। फिर संधि के नियम से विद्यालय शब्द प्राप्त हुआ। अब इसमें विशेष बात क्या है? दो ध्वनियों के मेल को संधि और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। याद रखिएगा ये बात। चलिए समास के भेद की ओर बढ़ते हैं। तो समास के होते हैं 6 भेद। पहला भेद जान लेते हैं, अव्ययभावी समास। जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद होने पर पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण पूरा पद अव्यय बन जाने के कारण पूरा अव्यय बन जाता है, वहाँ भी अव्ययभावी समास होता है। जैसे प्रतिदिन, इसका विग्रह दिन दिन। यथाविधि, विधि के अनुसार। आजन्म, जन्म भर। आसमुद्र, समुद्र तक। भरपेट, पेट भर कर। सादर, आदर के सहित। बेशक, शक के बिना। बेखटके, खटके के बिना। बाइज्जत, इज्जत के साथ। हाथों हाथ, हाथी हाथ में। बीचों बीच, ठीक बीच में। प्रतिदिन, हर दिन। और रातों रात, राती रात में। और साफ साफ, बिल्कुल साफ, ये इसका विग्रह हुआ। दूसरा इसका भेद आता है बच्चों तत्पुरुष समास। अर्थात जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, राजमहल। इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का महल में राजा पद के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। कारकों की विभक्तियों के अनुसार द्वितीया से सप्तमी तक तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण की विभक्ति, इसमें को का लोप हो जाता है, यानी कि को विभक्ति गायब हो जाती है। जैसे स्वर्गगत, ये समस्त पद है, इसका विग्रह हुआ स्वर्ग को गत। ग्रामगत, ग्राम को गत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। दूसरा आता है करण तत्पुरुष। इसमें करण विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे मन से चाहा, मन चाहा। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। तीसरा आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे तेज के लिए भक्ति, देशभक्ति। कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्णार्पण। राह के लिए खर्च, राह खर्च। रसोई के लिए घर, रसोई घर। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान की भक्ति से का इसमें लोप होता है। जैसे जन्म से अंधा, जन्मांध। देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। और धन से हीन, धनहीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। अर्थात इसमें संबंध की विभक्ति काके की का लोप होता है। जैसे सेना का पति, सेनापति। पर के अधीन, पराधीन। राजा की सभा, राजसभा। दीनों के नाथ, दीनानाथ। इसी प्रकार आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप होता है इसमें। जैसे स्नेह में मग्न, स्नेह मग्न। वन में वास, वनवास। आप पर बीती, आप बीती। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। अब तीसरे समास की ओर बढ़ते हैं, जो है कर्मधारय समास। अर्थात जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेष्य विशेषण में संबंध को जान लेते हैं। जैसे कि विग्रह है काला है जो सर्प, कृष्ण सर्प कहा जाता है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ।
पीत यानी पीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र, पीताम्बर महान है जो राजा, उसे कहा जाता है महाराजा। ऐसे ही उपमेय उपमान में संबंध, जैसे कि कमल के समान चरण, चरण कमल, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, घन के समान श्याम, घनश्याम, क्रोध रूपी अग्नि, उसे कहा जाता है क्रोधाग्नि। ठीक है, अब चौथे समास की ओर बढ़ते हैं, जो द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 3 फलों का समूह त्रिफला, 5 वटों का समूह पंचवटी, 9 रत्नों का समूह नवरत्न, 3 लोगों का समूह त्रिलोक, 4 राहों का समूह चौराहा, शत यानी कि 100 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह शताब्दी, 4 मासों का समूह चौमासा, 3 भुवनों का समूह यानी कि त्रिभुवन कहलाता है। अगला समास आता है बच्चों द्वंद्व समास, यानी कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा आदि लगता है वहां द्वंद्व समास होता है। आइए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि सुख और दुख, सुख दुख, राजा और प्रजा, राजा प्रजा, माता और पिता, माता पिता, खरा या खोटा, खरा खोटा, नर और नारी, नर नारी, लेना या देना, लेना देना, दाल और रोटी, दाल रोटी, उतार या चढ़ाव, उतार चढ़ाव। छठा समास बहुव्रीहि समास, अर्थात जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है वही प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव यानी कि तीसरे पद की ओर यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। विषधर यानी विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका ऐसी स्त्री के बारे में कहा गया है। चलिए कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर जान लें। देखिए कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध में होता है, परंतु बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध नहीं होता, बल्कि दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि नीलांबर, नीला है जो अंबर, यहाँ नीला विशेषण है तथा अंबर विशेष्य। या कर्मधारय समास है पीतांबर, पीला अंबर वस्त्र है जिसके अर्थात कृष्ण, यहाँ बहुव्रीहि समास है। अब बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी अंतर जान लेते हैं। देखिए द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है यानी कि इसमें संख्या होती है, दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु बहुव्रीहि में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। द्विगु समास में समस्त पद से समूह का ज्ञान होता है, परंतु बहुव्रीहि में नहीं। बहुव्रीहि में भी कहीं कहीं पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, परंतु समस्त पद समूह का बोध नहीं कराता बल्कि किसी अन्य अर्थ को बताता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, ये द्विगु समास है यहाँ पर। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। तो चलिए थोड़ा संक्षिप्त परिचय ले ले। इस अध्याय में हमने क्या जाना समझेंगे। हमने इस अध्याय में समझा समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास के नियमों से बने हुए शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। चलिए आ गया समय अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। खंड क के पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों रूपों में कीजिए। ठीक है, पीतांबर, पीतांबर समस्त पद है, पीला है अंबर जिसका, वह क्या हुआ बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस प्रकार बाकी और पीतांबर को कर्मधारय में करिए, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास हो गया। इस प्रकार आपने कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों रूप में विग्रह करना है, बाकी के शब्दों का विग्रह आप स्वयं कीजिएगा। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। रंगीन पदों को समस्त पद में बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। राजस्थान का काठ की पुतलियों का तमाशा बड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान की काठपुतली का तमाशा बड़ा प्रसिद्ध है। इस प्रकार बाकी के शब्दों को आप वाक्य को पुनः लिखिएगा शब्द बदलकर। खंड क के पहले प्रश्न पर हम आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे समस्त पदों का विग्रह करके वाक्यों को पुनः लिखें। ठीक है, पुजारी पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं, पुजारी पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। बाकी के भी वाक्यों को इसी प्रकार विग्रह करके लिखिएगा आप स्वयं। हम अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखित में उत्तर देना। बच्चों समास की परिभाषा लिखिए। समास 2 शब्दों के मेल से बना नया पद होता है जिसे समासिक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार बाकी के भी प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसी प्रकार लिखित में उत्तर देंगे। लेखन जरूरी है बच्चों, इससे आपका लेखन विकास होगा और भाषा में पकड़ मजबूत होगी। तो इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य करते रहिए।